फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा था कि आप लोगों को यूजीसी नेट के किस टॉपिक से संबंधित वीडियोस चाहिए मेरे चैनल पे। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि उनको काव्यशास्त्र से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। तो फिर मैंने काव्यशास्त्र से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर ये वीडियोज़ बनाया है, जो है काव्य प्रयोजन। इससे पहले मैंने काव्य हेतु पर एक वीडियो बनाया है, जिसे जाके आप देख सकते हैं। इन वीडियो में मैंने उन्हीं तथ्यों को शामिल किया है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ इन पीडीएफ में बहुत सारे पुस्तकों के महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन क्या है, काव्य प्रयोजन को किस प्रकार आचार्यों के क्या मत हैं, इन सब सारे तथ्यों को हम लोग काफ़ी विस्तारपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि काव्य प्रयोजन क्या है। तो जो प्रयोजन है, प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। ठीक है, अब हम लोग उसकी परिभाषा देखेंगे जिससे हमें और स्पष्ट हो जाएगा कि काव्य प्रयोजन क्या है। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य काव्य रचना का उद्देश्य। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, क्या है? उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य। वस्तुतः काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अनंतर यानी बाद में प्राप्त होने वाले लाभ। आगे हम लोग देखेंगे आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, तो इनका ग्रंथ क्या है? काव्य प्रकाश। आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जो आचार्य हैं उनके ग्रंथों का भी नाम मैंने क्या बताया आप लोगों को। साथ ही साथ आप कॉपी और पेन भी लेके बैठे। मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि आप लोग कॉपी और पेन साथ लेके बैठा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो मैं वीडियो में शामिल नहीं कर पाती हूँ, उससे मैं बता देती हूँ कि ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है। मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन पर विस्तार से चर्चा की है। उनके अनुसार काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता के समान मधुर उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं। अब देखेंगे जो मम्मट है उन्होंने जो 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। इससे पहले भरत मुनि ने काव्य प्रयोजन के भी 6 भेद किए हैं। सबसे पहले आप लोग एक जगह लिख लीजिए, भरत मुनि ने काव्य प्रयोजन के जो 6 भेद माने हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो उनके भेद है वो है धर्म, यश, आयु की प्राप्ति, हित, बुद्धि का विकास और लौकिक ज्ञान। ये भरत मुनि के अनुसार इन्होंने ये काव्य प्रयोजन माने हैं। और वहीं पे जो भामा है, भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार, तो भामा का ग्रंथ मैंने क्या बताया आप लोगों को? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार में भामा ने 3 प्रयोजन माने हैं, जिसमें पुरुषार्थ है, जिसमें धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष है। दूसरा है कलाओं में निपुणता है, और तीसरा है कीर्ति, यश और प्रीति आनंद की प्राप्ति। इनमें से काव्यों की रचना करने वाले कवियों के प्रयोजन 2 थे, वह है यश प्राप्ति और अर्थ प्राप्ति। जो को ये भी ध्यान रखना है कि काव्य रचना करने वाले कवियों का जो प्रयोजन था वो क्या था, मतलब उनका जो उद्देश्य था वो क्या था। तो उनका उद्देश्य था यश प्राप्ति और अर्थ प्राप्ति। अब हम लोग देखेंगे जो मम्मट है इनका ये जो 6 प्रयोजन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इनका जो सबसे पहला प्रयोजन है वो है यश प्राप्ति। यश प्राप्ति का जो अर्थ है वो है काव्य लेखन से कवियों को यश प्राप्ति होती है और वह सदा के लिए अमर हो जाते हैं। इसलिए काव्य प्रयोजन में कवियों की जो सबसे पहली आप कह लीजिए कि ज़रूरत होती है, फिर प्योरिटी होती है, वो होती है यश प्राप्ति। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या है, वो है अर्थ प्राप्ति। काव्य लेखन से कवियों को अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति होती है। जो लोक व्यवहार ज्ञान है उसका अर्थ क्या है? इसका संबंध पाठकों से है, अर्थात एक श्रेष्ठ काव्य के पाठक से पाठकों को मनोवांछित शिक्षा प्राप्त होती है लोक व्यवहार ज्ञान के द्वारा। फिर जो चौथा है वो है अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल। काव्य लेखन से कवि एवं काव्य के पाठकों के अनिष्टता का निवारण हो जाता है। जो आत्म शांति का अर्थ ये होगा, इसका संबंध मुख्यतः पाठक से होता है, अर्थात काव्य पाठ से पाठक को पढ़ने के साथ साथ ही आनंद का अनुभव भी होता है और उससे परम शांति की भी प्राप्ति होती है। अगला हम लोग देखेंगे जो है छठा कांता उपदेश, जिसमें है प्रभु समिति उपदेश, मित्र समिति उपदेश और कांता समिति उपदेश। इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो आपको सिर्फ इसका कितने भागों में बांटा गया है? कांता उपदेश को 3 भागों में बांटा गया है, प्रभु, मित्र और कांता समिति उपदेश।
ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे हिंदी आचार्य द्वारा निर्देशित काव्य प्रयोजन। ठीक है, अब हम लोग जितने भी काव्यशास्त्र में जो आचार्य शामिल थे उनके तथ्यों को देख लिया। अब हम लोग हिंदी में जो आचार्य शामिल है उनको देखेंगे। हिंदी आचार्य द्वारा निर्देशित काव्य प्रयोजन। अच्छा, हिंदी आचार्य ने काव्य प्रयोजन पर जो विचार व्यक्त किया है वह प्राय संस्कृत आचार्य जैसे हैं, जहां हम कुछ प्रमुख उदाहरण देखेंगे। गोस्वामी तुलसी के काव्य प्रयोजन। रामचरितमानस में तुलसीदास ने 2 स्थानों पर काव्य प्रयोजन की चर्चा की है। कितने स्थानों पे? 2 स्थानों पे। पहला है स्वतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कीर्ति भिन्नति भूति भलसोई, सूर सरिस सम सब कहाँ हित होई। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग तुलसीदास विकास के 2 प्रयोजन मानते हैं। पहला है स्वतः सुखाय और दूसरा है लोक मंगल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा कि तुलसीदास किस प्रकार के प्रयोजन को मानते हैं। एक है स्वतः सुखाय और दूसरा है लोक मंगल। परंतु जो काव्यशास्त्र में जो अधिकांश कवि हैं वो यश प्राप्ति और अर्थ प्राप्ति को ही काव्य प्रयोजन मानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मैथिली चरण गुप्त का मत है, गुप्त जी काव्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन नहीं अपितु उपदेश स्वीकार करते हुए लिखते हैं। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए। ये कोटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में ये कोटेशन दे दिया जाता है और पूछा गया है कि ये किसका कोटेशन है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मैथिली चरण गुप्त का है। इस प्रकार वे कला के लिए सिद्धांत का भी खंडन करते हुए कहते हैं कि कला लोकहित के लिए होनी चाहिए। आगे देखेंगे इनका ये कथन, मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, स्वार्थहीन करते हैं कला को व्यर्थ ही। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य प्रयोजन पर विस्तार से विचार किया है। वे काव्य का प्रमुख प्रयोजन रसानुभूति को मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य का प्रमुख प्रयोजन किसे मानते हैं? तो वो रसानुभूति को मानते हैं। अब उनका भी एक कथन देखिए, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके स्थान मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है। आगे देखेंगे हम लोग कविता से केवल मनोरंजन के उद्देश्य का विरोध करते हुए वे लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहाँ पर भी आते हैं वो कथन अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इस कथन को ध्यान रखिएगा। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी विलास की एक सामग्री हुई। ठीक है, मतलब अगर मन को सुख और आनंद पहुंचाने के लिए कविता का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो एक विलास की सामग्री के रूप में माना जाएगा। और वो आगे कहते हैं, काव्य का लक्ष्य है जगत और जीवन के मार्मिक पक्षों को गोचर रूप में लाकर सामने रखना। आगे हम लोग देखेंगे प्रेमचंद के अनुसार, साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं, यह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों या मस्खरों का है। साहित्यकार का पद इनसे बहुत ऊंचा है। वे हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोदीप्ति बनाता है। कुलपति मिश्र का मत है, आचार्य कुलपति मिश्र ने यश, धन, आनंद और व्यवहार ज्ञान को काव्य प्रयोजन बताया है। सोमनाथ के अनुसार आचार्य सोमनाथ ने कीर्ति, धन, मनोरंजन, अनिष्ट, नशा और उपदेश को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। ये सारे कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र का कथन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नगेंद्र की दृष्टि से काव्य के मूलतः 2 प्रयोजन हैं, आनंद और लोक मंगल, जिनमें सापेक्षिक मूल्य आनंद का ही अधिक है। ठीक, डॉक्टर नगेंद्र 2 ही प्रयोजन मानते हैं, एक है आनंद और दूसरा है लोक मंगल। ठीक है, गुलाब राय का कथन है, गुलाब राय के मत में रसा आनंद ही जीवन का रस है। अब हम लोग देखेंगे पाश्चात्य चिंतकों के मत को, जिसमें सबसे पहले है सुकरात का मत। सुकरात के जो मत है वो है, इनके अनुसार दैवी प्रेरणा काव्य की मूल प्रेरणा है। सुकरात जो है वो दैवी प्रेरणा को काव्य की मूल प्रेरणा स्वीकार करते हैं। प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने लोक मंगल को काव्य का चरम लक्ष्य माना है। अरस्तु के अनुसार कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, यह अनैतिक नहीं हो सकता। ठीक है, होरेस के अनुसार होरेस आनंद और लोक कल्याण को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। होरेस ने आनंद और लोक कल्याण को ही काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। मैथुल अनवर्ल्ड के अनुसार इनकी दृष्टि में जीवन की व्याख्या करना ही काव्य का प्रयोजन है। अनवर्ल्ड बोलते हैं कि
उनके अनुसार जीवन की दृष्टि की व्याख्या करना ही काव्य प्रयोजन है। अब हम लोग देखेंगे काव्य प्रयोजन में जो मत यहाँ व्यक्त किए गए हैं उनसे निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। तो हम लोग एक बार उनके निष्कर्षों को भी देख लेते हैं, जिसमें है प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन एक सा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि साहित्य में बहुत सारे लेखक होते हैं जो अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जिनकी लेखक पद्धति काफ़ी अलग है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन एक सा नहीं होता है। ठीक है, आनंद प्राप्ति काव्य का मुख्य प्रयोजन है, जिसे रसानुभूति से प्राप्त किया जाता है। जो आनंद प्राप्ति काव्य का मुख्य प्रयोजन है। कोई भी जब लेखक किसी भी काव्य को लिखता है तो उसका सबसे पहला लक्ष्य यही होता है कि उसके पाठक को उसकी रचना को पढ़ने के बाद आनंद की प्राप्ति हो, जिससे रसानुभूति से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आनंद प्राप्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन है, जिससे रसानुभूति से प्राप्त किया जाता है। यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का विनाश, लोकोपदेश सभी काव्य प्रयोजन है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का अविनाश, लोकोपदेश भी काव्य प्रयोजन है। काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है। जो काव्य प्रयोजन है और जो काव्य प्रेरणा है वो अलग है। ठीक है, जो काव्य प्रयोजन है अर्थ होता है कि कोई भी लेखक अपनी रचना को एक उद्देश्य लेकर लिख रहा है, पर वहीं जो काव्य प्रेरणा है, काव्य प्रेरणा का अर्थ ये होता है कि हम किसी से प्रेरित होकर जो अपनी रचनाएं करते हैं उसे हम काव्य प्रेरणा कहते हैं। और काव्य प्रयोजन जब कोई लेखक अपनी रचना कर रहा है वो किसी चीज़ को अपनी रचना को उद्देश्य बनाकर पूरा कर रहा है, ना कि किसी से प्रेरित होकर। ठीक है, बाकी हम लोग एक चीज़ ये भी देख लेते हैं आगे कि आप लोग नोट कर लीजिएगा एक जगह, कुछ आचार्यों ने जो अलग अलग काव्य प्रयोजन माने हैं, तो मैं उसको रफली बता देती हूँ, जिससे एक बार आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी तो कभी भी परीक्षा में आ जाए तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। जैसे कि वामन है, वामन ने 2 प्रकार के काव्य प्रयोजन माने हैं, जिसमें कीर्ति और प्रीति को उन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। जो भोज है उन्होंने भी कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन माना है। वहीं दंडी ने लोक और व्युत्पत्ति को काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है। रुद्रट ने धर्म, कृति, अर्थ और सुख प्राप्ति को काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। और जिन जिन काव्य शास्त्रियों के काव्य प्रयोजन महत्वपूर्ण थे उनको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। बाकी अब हम लोग काव्य प्रयोजन का निष्कर्ष देख लेते हैं कि इस पूरे चीज़ को पढ़ के क्या निचोड़ निकला है, क्या निष्कर्ष निकला है। पूरा अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि आचार्य मम्मट द्वारा निर्देशित काव्य प्रयोजन उचित, तर्क संगत, व्यापक और व्यवहारिक है। ठीक है, आचार्य जो मम्मट द्वारा निर्देशित काव्य प्रयोजन है वो तर्क संगत और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया गया है, अतः हम उन्हीं को वरीयता देते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो वरीयता दी गई है इसमें आचार्य मम्मट को ही दी गई है। उदात्त काव्य का प्रमुख उद्देश्य लोकोत्तर आनंद प्राप्त करना है, चेतना का परिष्कार करना और जीवन मूल्यों की स्थापना करना माना जा सकता है। रसानुभूति काव्य को ब्रह्म आनंद सहोदर बनाती है, अतः वही काव्य का सकल मौलिक भूत प्रयोजन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार काव्य प्रयोजन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने इस वीडियो में शामिल कर दिया है। अभी मैं काव्यशास्त्र से रिलेटेड 4 से 5 वीडियोस पोस्ट करूंगी, जिसमें काव्यशास्त्र से एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आप परीक्षा में काव्यशास्त्र से जितने भी प्रश्न आएंगे आप आराम से हल कर लेंगे। और इससे पहले भी मैंने काव्य हेतु के वीडियो बनाया, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। जब ये काव्यशास्त्र के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं काव्यशास्त्र के सारे महत्वपूर्ण MCQs लाऊंगी और कम से कम 100 से 150 हम लोग MCQs सॉल्व करेंगे, जिससे और भी कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बाकी किसी प्रकार की समस्या होती है तो मैंने टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है। बाकी किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करें और मुझे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।